पिछले टॉपिक से आगे बढ़ते हुए इस समय हम लोग प्रेरणा और इसका अधिगम से संबंध मोटिवेशन एंड लर्निंग पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला बिंदु देखेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि प्रेरणा या अभिप्रेरणा, जिसे अपन मोटिवेशन कहते हैं, इसका सीखने से बड़ा गहरा संबंध है। बेंडूरा वोल्टेयर के सिद्धांत में भी हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं कि चाहे उपस्थिति हो जाए बच्चे की, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, कुछ भी करे, लेकिन ये तीनों चरण बिना मोटिवेशन के संभव नहीं है। इन सब के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक है, तभी लर्निंग हो सकती है। अगर अभिप्रेरित नहीं है, वो अंदर से उसमें प्रेरणा नहीं है, तो फिर वो संभव नहीं है। अब बात आती है कि अगर प्रेरणा अंदर से नहीं है तो क्या बाहरी तरफ से भी कुछ प्रयास किए जा सकते हैं? जी हाँ, आंतरिक प्रेरणा भी होती है, बाह्य प्रेरणा भी होती है। बाहर से जो हम इंसेंटिव, पुरस्कार देते हैं या प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो उससे वो आंतरिक स्वरूप उसका निखर के सामने आने लगता है। आइए बात करते हैं सबसे पहले मूल रूप से मोटिवेशन क्या है। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो अनेक उद्दीपनों, उत्तेजनाओं का परिणाम होती है। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी भाषा में मोटिवेशन कहते हैं और मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोवेयर शब्द से बना है, जिसका मतलब है उद्यत होना, तत्पर होना, किसी चीज के लिए अंदर से प्रेरित होना। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन नाम के जो तीन विद्वान हैं वो कहते हैं अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले को आंतरिक शक्तियां और आवश्यकताएं उसके पर्यावरण के लक्ष्यों की ओर निर्देशित कर देती हैं। यानी ऐसी शक्ति, ऐसा उत्प्रेरक, ऐसी प्रक्रिया अंदर बन जाती है जिससे वह लक्ष्य की ओर प्रेरित होने लगेगा। विद्वान गुड के अनुसार प्रेरणा क्रिया को आरंभ करती है, जारी रखती है और नियमित बनाए रखती है। यानी कंट्रोल्ड बिहेवियर वो करेगा, एक निश्चित व्यवहार की ओर ही वो अग्रसर होगा जिसमें प्रेरणा होगी। मॉर्गन, किंग, बिश और स्कोपलर के अनुसार अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक ऐसा प्रेरक और कर्षण बल है, खींचने वाला बल है, जो किसी खास लक्ष्य की ओर, उस खास व्यवहार की ओर आपको निरंतर ले जाएगा, बच्चे को निरंतर ले जाएगा। स्किनर ने कहा है प्रेरणा सीखने के लिए एक रास्ता है, एक राजमार्ग है। स्किनर कहते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे अच्छा रास्ता है वो अभिप्रेरणा के द्वारा ही मिलेगा। छठवां बिंदु है अधिगम के संदर्भ में बालक अथवा व्यक्ति की प्रेरणा, आवश्यकता, रुचि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रेरणा और आवश्यकता के अभाव में अधिगम की संभावना कम ही होती है। मानवतावादी, सिद्धांतवादी तो व्यक्ति की आवश्यकताओं और प्रेरणापूर्ण व्यवहार ही अधिगम का केंद्र बिंदु मानते हैं। यहाँ जो काला गहरे रंग से किया गया है वो देखेंगे, प्रेरणापूर्ण व्यवहार ही अधिगम का केंद्र बिंदु है। मोटिवेशनल बिहेवियर ही आपको लर्निंग की ओर ले जाएगा। अब देखिएगा अभिप्रेरणा के विभिन्न रूप हैं, उनमें ध्यान दीजिएगा वो किस तरह काम करते हैं अंदरूनी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए। कक्षा अधिगम, क्लासरूम लर्निंग के संदर्भ में विभिन्न प्रेरक, इंसेंटिव, मोटिव्स, जैसे पुरस्कार, प्रशंसा करना, किसी को दंड देकर भी ये दिखाना कि तुम्हें और अच्छा करना है, कुछ थोड़ी निंदा कर देना, प्रतिद्वंद्विता पैदा कर देना, दूसरे के साथ सहयोग कर देना, सफलता असफलता का शीघ्र अनुमान कर बालक की अधिगम तीव्रता एवं क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। यानी जब जैसी जरूरत हो तब, जैसे घड़े को बनाते समय अंदर से सहारा देकर और बाहर से चोट मारने वाला जो गुरु शिष्य का संबंध है, उसी तरह धीरे धीरे हर प्रकार के तरीकों को अपनाते हुए उसे मोटिवेशन में लेना है। आठवां बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है। जब अधिगम करता यानी सीखने वाला बालक स्वयं में ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए सकारात्मक तनाव उत्पन्न करता है तो इसे आंतरिक अभिप्रेरणा या इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं। देखिए, तनाव तो जब आप कोई काम करेंगे तो जोर तो लगेगा आप पर, तो अगर आप मोटिवेशन के साथ काम कर रहे हैं तो वो एक सकारात्मक तनाव होगा, परीक्षा का है, सफल होने का है, वो आपको कार्य करेगा। मोटिवेशन में उसको बदलना है। नौवां बिंदु कहता है कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक मानसिक दशा है, मेंटल स्टेटस है, जो किसी व्यवहार को आरंभ करता है और फिर उसे बनाए रखता है। देखिए, कढ़ी जैसा उबाल नहीं होना चाहिए कि मोटिवेशन आज आया और कल गायब हो गया। उसको बनाए रखे, लगातार हम लक्ष्य की ओर लगे रहें, वही सच्चा मोटिवेशन कहलाएगा। 10वां बिंदु कहता है सीखने में प्रेरणा का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है,
क्योंकि इससे बालकों में अनुशासन की भावना का स्वतः विकास होने लगता है। जब आप मोटिवेटेड हैं, पूरा क्लास आपको मोटिवेटेड है, बच्चे आपके मोटिवेटेड हैं, तो जबरदस्ती अनुशासन बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है। 11वां बिंदु है भूख, प्यास, सुरक्षा, रोटी कपड़ा मकान की जो बात है, ये प्राकृतिक अभिप्रेरणा है, ये सबको चाहिए, किंतु प्रतिष्ठा प्राकृतिक नहीं है, ये तो समाज में देखकर हमें मिली है। तो अगर आपसे ऑप्शन पूछे इनमें से कौन सी प्राकृतिक अभिप्रेरणा नहीं है, तो उत्तर है प्रतिष्ठा प्राकृतिक नहीं है। भूख, प्यास, सुरक्षा की आवश्यकता, ये तो मनुष्य के लिए जरूरी चीजें हैं जो स्वाभाविक रूप से उसे चाहिए। 12वां बिंदु है यदि सीखने वाला विद्यार्थी या अधिगमकर्ता इसमें अभिप्रेरणा, तत्परता और अभिवृत्ति, एटीट्यूड सीखने का, उसका अभाव होगा तो अधिगम संपन्न होने में बाधा होगी। बहुत अच्छा बिंदु है। किस कारण अधिगम संपन्न होने में बाधा होगी? अभिप्रेरणा की कमी, तत्परता की कमी, अभिवृत्ति का अभाव, उपरोक्त सभी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अन्य बिंदु दिए गए हों तो अभिप्रेरणा को चुनना है, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज होती है। अधिगम प्रक्रिया या प्रक्रम, प्रोसेस जो है सीखने की प्रक्रिया, इसमें अगर अभिप्रेरणा है तो क्या फर्क पड़ेगा? नए सीखने वालों के लिए अधिगम के संबंध में रुचि का सृजन होगा। अगर व्यक्ति मोटिवेटेड है, हमारा बच्चा मोटिवेटेड है, तो सीखने के लिए उसके अंदर एक रुचि का सृजन अपने आप हो जाएगा, वो रुचिपूर्वक उस कार्य को करने लगेगा। छात्रों या अधिगमकर्ताओं को अप्रेरित करने के लिए, लालच देने या केवल पुरस्कार के लिए कार्य करवाने या प्रलोभन के नियम से शिक्षक को बचना चाहिए। ऐसे ऑप्शन जिसमें केवल पुरस्कार हो, लालच हो, केवल प्रलोभन हो, तो उससे बचना है। उसके स्थान पर बहुत ही स्वाभाविक मोटिवेशन लिखा हो, अप्रेरणा लिखा हो, तो उसे चुनना चाहिए। 15वां बिंदु है विलियम मैकडूगल ने और आधुनिक कई वैज्ञानिकों ने ये माना कि प्रत्येक प्राणी का जो व्यवहार है वो अभिप्रेरणा से, और अभिप्रेरणा का एक और मूल तत्व जिस शब्द का नाम है अंतर्नोद, जिसे कहते हैं ड्राइव, इसका मतलब होता है अंदर की भूख। तो ये जो अंतर्नोद है ये मूल है, जैसे हमारे शरीर में नाभि मूल होती है, इसी तरह अंदर की भूख को अंतर्नोद या प्रणोद के नाम से जाना जाता है, ड्राइव थ्योरी कहते हैं। और इसी प्रकार उसका लक्ष्य की ओर उन्मुख व्यवहार अभिप्रेरणा कहलाता है। तो ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, अंतर्नोद, इसको ध्यान कर लेंगे, अभिप्रेरणा का मूल रूप है। अभिप्रेरणा एक उपकल्पनात्मक प्रक्रिया है, हाइपोथेटिक प्रोसेस है। यानी अभिप्रेरणा कोई वस्तु नहीं है जिसे तौल लेंगे 100 ग्राम 200 ग्राम, ये एक हाइपोथीसिस है जो किस लिए काम आएगी? व्यवहार को निर्धारित करने में काम आएगी। कोई बच्चा ऐसा व्यवहार क्यों करेगा, कोई बच्चा ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करेगा, तो इसका जवाब होगा कि वो इसके लिए मोटिवेटेड है, इसलिए। तो व्यवहार को निर्धारित करने में अभिप्रेरणा का बड़ा भारी विशेष योगदान है। 17वां बिंदु देखेंगे, अभिप्रेरणा एक विशेष आंतरिक कारक है अथवा स्थिति है जो किसी क्रिया को शुरू करने और जारी रखने की प्रवृत्ति रखती है, ऐसा गिलफोर्ड कहते हैं। 18वां बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है, अभिप्रेरणा भावात्मक क्रियात्मक कारक है। मोटिवेशन में इमोशन भी है और क्रिया भी है, दोनों चीजें दिखाई देंगी जो चेतन और अचेतन लक्ष्य की ओर होने वाले व्यक्ति के व्यवहार को निश्चित दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगी, ड्राइवर कहते हैं। जो मैंने काले से अंडरलाइन किया है उस शब्द को उस वैज्ञानिक से जोड़ना है। व्यवहार की दिशा जेम्स ड्राइवर, व्यवहार लक्ष्य निर्देशित हो जाए युंग 1961, अभिप्रेरित व्यवहार अधिक प्रबल हो जाए, तनाव तत्परता शक्ति आ जाए, उत्तेजना और क्रियाशीलता आ जाए, ये मोटिवेशन के लक्षण हैं। निम्न में से मोटिवेशन के क्या लक्षण हैं? व्यवहार की प्रबलता, तनाव और तत्परता और शक्ति, ये सभी। मोटिवेटेड व्यवहार यानी अप्रेरित व्यवहार में चयनात्मक अनुक्रियाएं ही होंगी। कुछ खास, चयनात्मक माने सिलेक्टिव रेनफोर्समेंट, कुछ चुनी हुई चीजें ही बच्चा या व्यक्ति करेगा, जिस चीज के लिए वो मोटिवेटेड है उसी कार्य को करेगा। ये 22वां बिंदु है, अभिप्रेरित व्यवहार अर्जित और जागृत होगा। इसमें सामान्य अवस्था से अधिक जागृतता पाई जाएगी। जब व्यक्ति मोटिवेटेड होता है तो बहुत ही जागृत रूप में वो कार्य करता है, क्योंकि उसे दिशा अपनी क्लियर है। अभिप्रेरणात्मक व्यवहार में निरंतरता पाई जाएगी। मोटिवेशन क्या करता है? व्यक्ति को लगातार जारी कर देता है कि हमें ये करना है, लगा रहेगा। 24वां बिंदु है, मैकडूगल
जो आपने मूल संवेग मूल प्रवृत्तियां पढ़ी हैं, जब उनसे पूछोगे कि भाई अभिप्रेरणा का क्या कारण है, तो वो तो अपने ही सिद्धांत से बताएंगे। तो वो बताएंगे कि व्यक्ति में कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं जिसके कारण वो मोटिवेटेड होता है, और ये उसकी स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया कि मोटिवेशन का मूल अंतर्नोद, ड्राइव, प्रणोद या भूख है अंदर की। जैसा कि मैं आपसे अभी कह चुका हूं कि मोटिवेशन एक फैलाव है शरीर की तरह, शरीर जैसे फैलता है, और अंतर्नोद एक नाभि की तरह है। हमारी जो नाभि है जहां से पूरे शरीर की चीजें एक शिशु के अंदर फैलती हैं, तो अंतर्नोद, प्रणोद या भूख या ड्राइव जिसे कहते हैं वो मोटिवेशन का मूल है। बहुत बड़ी चीज है। 26वां बिंदु कहता है कि जब भी मोटिवेशन की बात होगी तो 3 शब्द जरूर आएंगे। वो 3 शब्द कौन से हैं, इनको बिल्कुल अपने स्मरण में ले लीजिए। आवश्यकता, नीड। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता होगी तो व्यक्ति मोटिवेट होकर कुछ कार्य करेगा। दूसरा है अंतर्नोद, अंदर की भूख, ड्राइव। इसके कारण ही, जब तक आपके अंदर से भूख नहीं है, कोई आपको जबरदस्ती कुछ नहीं दे सकता। और तीसरा है प्रलोभन, इंसेंटिव, पुरस्कार या प्रलोभन में आना कि ऐसा करने से मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। ये 3 चीजें कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ी हुई हैं। तो 26वें बिंदु को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। 27वां बिंदु है, देखें आवश्यकता से क्या होता है, व्यवहार निर्देशित होता है। आवश्यकता से वंचित व्यक्ति अधिक क्रियाशील हो जाता है। जैसे भूखा व्यक्ति बहुत अधिक सक्रिय हो जाएगा। अपन कहते हैं ना, खा पी लिया अब तो आलस आ रहा है, जब तक भूखे थे तभी तक पढ़ सकते थे या कार्य कर सकते थे। तो हाँ, आवश्यकता व्यवहार को प्रबल कर देती है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का एक संवेग होता है जिसकी संख्या 14 है, और ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं ये हमें प्रेरित करती हैं, चीज़ों की ओर आकर्षित करती हैं, जिससे हमारी मोटिवेशन बनती है। अभिप्रेरणा से जुड़ा शब्द अंतर्नोद या ड्राइव का पहला प्रयोग वुडवर्थ ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीएल हल का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत है। सीएल हल का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसकी है, सीएल हल की। और नील मिलर, जॉन डोलार्ड ने इस पर और कार्य किया है। पुनर्बलन शब्द आ जाए, अभिप्रेरणा से जुड़ा हुआ पुनर्बलन शब्द आ जाए तो स्किनर लगाना है, और ड्राइव रिडक्शन आ जाए, अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत आ जाए तो सीएल हल लगाना है। अंतर्नोद शब्द का प्रथम प्रयोग आ जाए तो वुडवर्थ लगाना है। तो ये बिंदु क्रमांक 29 को अच्छे से ध्यान रखना। परिणामी अंतर्नोद व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। परिणामी माने अंततः, अंतर्नोद यानी ड्राइव। ड्राइव जब अपने बिल्कुल अंतिम रूप में पहुंच जाए, यानी मोटिवेशन बन जाए, तो फिर व्यवहार को वो ऊर्जा प्रदान करेगा। ड्राइव या अंतर्नोद या भूख या हमारी नाभि व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करेगी। ब्राउन ने अंतर्नोद की 3 विशेषताएं बताई हैं। जब अंदर से आपके अंदर बहुत चाह प्रबल है, बहुत कड़ी भूख है, तब आप इतने मोटिवेटेड हो जाएंगे कि आपके अंदर ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, क्रियाओं को करने का उत्साह होगा, और बीच में कोई तकलीफ भी आ जाए तो उसका त्याग हो जाएगा। जैसे एक सैनिक से ध्यान रखिएगा, जब एक सैनिक अंदर से देश की रक्षा की ड्राइव रखता है और मोटिवेटेड होकर व्यवहार कर रहा है, दुश्मन से लड़ रहा है, तो ऊर्जा के साथ दौड़ रहा है, गोलियां चला रहा है, युद्ध कर रहा है, क्रियाओं का उसके अंदर उत्साह है। इस दरमियान वो घायल भी हो गया तो अभी उसे पीड़ा की अनुभूति नहीं होती और वो अंत तक लड़ता रहता है। ये अंतर्नोद और अभिप्रेरणा के कारण ही संभव होता है। 32वां बिंदु कहता है कि अभिप्रेरणा और उसके मूल अंतर्नोद के 2 वर्ग होते हैं। ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक वर्ग, पहला वर्ग है वो है प्राइमरी वर्ग। प्राइमरी वर्ग में आते हैं अनअर्जित, जिनको अर्जित नहीं किया गया, और जैविक अंतर्नोद, यानी जो स्वाभाविक हैं। वो कौन से हैं? जैसे शारीरिक आवश्यकताएं, भूख, नींद। अब मैं आपसे पूछूं भूख और नींद क्या है, तो पहली बात ये शारीरिक आवश्यकता है, दूसरी बात ये जैविक अंतर्नोद है, तीसरी बात ये अनर्जित है, चौथी बात ये प्राथमिक आवश्यकता है। ये चारों चीजें एक ही उत्तर में जाएंगी, भूख और नींद में। दूसरे वर्ग में कौन से आते हैं? अर्जित और अधिगमित, यानी जो हमने अर्जित किए हैं और सीखे हैं, प्राप्त किए हैं, ऐसे अंतर्नोद आते हैं। जैसे कोई सामाजिक प्रतिष्ठा, कोई व्यक्तिगत उपलब्धियां प्राप्त करना चाहे तो ये उसमें आते हैं। आइए कुछ प्रकार देखते हैं। सोशल जो मोटिव्स हैं वो क्या हैं, सामाजिक अंतर्नोद कौन से हैं।
अनुमोदन, समाज हमको अच्छा कहे, ये सामाजिक अंतर्नोद है। संबंधन, दूसरों के साथ हमारा संबंध अच्छा रहे, सामाजिक अंतर्नोद है। उपलब्धि, मुझे सफलता मिले, ये सामाजिक अंतर्नोद है। मुझे शक्ति मिले, मैं साधनों पर नियंत्रण कर सकूं, ये सामाजिक अंतर्नोद है। मुझ में आक्रामकता हो ताकि मैं दूसरों को दबा सकूं, ये सामाजिक अंतर्नोद है। सामूहिकता, इकट्ठा रहना चाहता हूं, मेरे साथ 4 लोग हों, सामाजिक अंतर्नोद है। संग्रहणशीलता, मुझे कुछ अर्जित करना है, मेरे पास कुछ संग्रह होना चाहिए, गाड़ी घोड़ा ये सब होना चाहिए, ये सामाजिक अंतर्नोद है। आत्म स्थापन, मैं स्वयं को स्थापित करके इस समाज में अपने आप को कुछ बताना चाहता हूं, ये सामाजिक अंतर्नोद है। युयुत्सा, युद्ध या कलह की प्रवृत्ति के मैं उपद्रव मचाए रहूं जिससे मैं लाइमलाइट में बना रहूं, ये भी सामाजिक अंतर्नोद है। ये कोई जैविक आवश्यकताएं नहीं है कि आपको रोटी कपड़े की तरह ये अर्जेंट हो। आप चाहें तो अपने ध्यान योग के जरिए इनमें से कई चीज़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं, उनका रूप बदल सकते हैं। अब 34वां बिंदु कहता है अभिप्रेरणा के विभिन्न रूप बालक के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। कौन सी चीजें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परिपक्व कितना है, कितना मैच्योर है, उससे उसके मोटिवेशन पर असर पड़ेगा, व्यवहार पर असर पड़ेगा। सीखने की प्रक्रिया कैसी है, बुद्धि कैसी है, वातावरण कैसा है, अंदर की भूख कैसी है, उसको प्रलोभन बाहर से कैसा मिल रहा है, उसका सक्रियकरण कैसा है, कितना एक्टिव है, निर्देशन कैसा है, उसकी शिक्षा व्यवस्था कैसी है, इसके कारण बालक का व्यवहार प्रभावित होता है। 35वां बिंदु देखिए, अभिप्रेरित व्यवहार अर्जित एवं जागृत होता है। यानी जब मोटिवेटेड व्यवहार बच्चा करता है तो अर्जित और जागृत अवस्था में हो जाएगा। CL हल का जो सिद्धांत है मैंने आपको बताया था, उसको प्रबलन सिद्धांत, उदोलन सिद्धांत या पुनर्बलन सिद्धांत कह देते हैं, लेकिन ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के नाम से अंग्रेजी में दिया हो तो ही चुनना है। केवल पुनर्बलन दिया हो तो आपको स्किनर लगाना है, तो यहाँ पुनर्बलन पे गोला लगा के रखिए। केवल पुनर्बलन दिया हो तो फिर स्किनर पहले नंबर पे आ जाएंगे। और हल का उदोलन दिया हो, उदोलन में भी ड्राइव का रिडक्शन दिया हो अंग्रेजी में, ध्यान दीजिएगा, तब हल CL हल लगाएंगे, नहीं तो स्किनर लगाएंगे। 36वां बिंदु देखें, अभिप्रेरणा एक अथवा अधिक प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति में कार्य करने की प्रवृत्ति को उदोलित करती है। उदोलित करती है माने उफान देती है ऊपर की तरह, गिलफोर्ड कह रहे हैं। 37वां बिंदु कहता है कि अभिप्रेरणा एक ऐसा बल है जो शिक्षक छात्र में अपनी ओर से पैदा कर सकता है। वैसे तो अभिप्रेरणा आंतरिक कारक है, ये हम जानते हैं, लेकिन बच्चे को विभिन्न चीजों से मोटिवेट करने का दायित्व तो शिक्षक का है। ये ठीक है कि अग्नि जो है स्वतः प्रज्वलित होती है, अग्नि कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको बना दें, वो एक अपनी प्रक्रिया से ही पैदा होगी, लेकिन उसमें आप जैसे लकड़ी डालते हुए, उसमें ईंधन डालते हुए उसको और प्रज्वलित कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार बाहर से अध्यापक भी मोटिवेशन को बढ़ा सकता है बच्चे का। 38वां बिंदु देखें, अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है, ऐसा मेल्टन कह रहे हैं, आवश्यक शर्त है। सीखने की प्रक्रिया तभी अच्छी तरह होगी जब अभिप्रेरणा होगी, एंडरसन कह रहे हैं। 40वां बिंदु कहता है कि अभिप्रेरणा के लिए शिक्षक सरल शब्दों में अगर हम कहें तो निम्न प्रक्रियाएं अपना सकता है। बच्चे को उद्देश्य बताए कि बेटा तुम ऐसा कर लोगे तो इससे तुम्हें ये उद्देश्य है तुम्हारे जीवन का। कभी पुरस्कार भी दे, कभी सामान्य ऐसे दंड जो कारपोरल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत निंदा के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा प्रगति का ज्ञान कराता रहे कि तुम इस स्थिति में पहुंच गए हो। उसको स्पर्धा माने कंपटीशन, उसकी आकांक्षा का निर्माण करना कि तुम्हें ऐसा बनना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना। अनुमोदन का मतलब ये कह देना कि तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, करते रहो। व्यावसायिक लक्ष्य बना देना कि आगे चल के तुम्हें ये करना है, ये प्राप्त करना है। ये अभिप्रेरणा के लिए बहुत ही आवश्यक सरल प्रक्रियाएं हैं जो 40वें बिंदु में दी हैं। आगे हम टाइप्स ऑफ मोटिव्स और मोटिवेशन के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, उनकी चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं, तो अगले सेशन में इसकी हम चर्चा करेंगे।